यस, गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम लोग जो है हिस्ट्री का क्लास करते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी आप लोग हिस्ट्री का क्लास कीजिएगा तो आप लोग को क्या है, आप लोग को जो है ना थोड़ा सा संयम से देखना पड़ेगा, ओके। और इसको जो है आपको कहानी के रूप से आपको सुनना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसको क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग पूरी तरह से कहानी के माध्यम से समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ओके। और देखिए, इससे पहले हम लोग जो है दक्षिण भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है जो भारत में मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में मुस्लिम आक्रमण, भारत में मुस्लिम आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, बात के लिए। और इसी से जो है हम लोग क्या करेंगे, जो दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल कार्य हो गया, इसी से हम लोग शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अभी क्लास शुरू करते हैं, ओके। एक में देख लेते हैं, क्लास शुरू करेंगे अभी। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। जब भी हम लोग भारत में मुस्लिम आक्रमण टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम लोग को ये मिलता है कि जो भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, ये दो तरह से हुआ था, दो कार्यकाल में हुआ था। तो उसी कार्यकाल के बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले जो है मुस्लिम आक्रमण कहाँ से हुआ था, तो देखिए दो तरह से हुआ था। एक होता है हम लोग का अरब आक्रमण, यानी कि अरबी लोग जो है आक्रमण किए थे। और दूसरा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तुर्क आक्रमण। कौन सा आक्रमण, तुर्क आक्रमण, ओके। तो यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि भारत में जो है मुस्लिम आक्रमण का स्टेज क्या है, या फिर आपको पूछा जाए कि किस प्रकार से हुआ था, तो सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले जो है अगर मुस्लिम अटैक हुआ था इंडिया में तो वो सबसे पहले किया था अरब लोग ने, ठीक है। फिर कौन किया था, फिर किया था तुर्क। फिर हम लोग कुछ देखते हैं कि कौन कौन से राजा ने किया था, ओके। तो देखिए, अगर हम लोग देखेंगे कि अरब आक्रमण कौन किया था सबसे पहले भारत में, जो है अरबी आक्रमण कौन किया था, तो उनका नाम क्या आता है, उनका नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम। एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छा से, डिटेल्स से। और अगर तुर्क के बारे में अगर देखेंगे, यानी कि तुर्क आक्रमण को देखते हैं, तो तुर्क आक्रमण जो है दो प्रकार से होता है, यानी कि दो राजाओं ने इसमें से क्या किया था, यहाँ अटैक किया था इंडिया में। कौन कौन से थे वो लोग, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो है तुर्क की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से किया था मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है, मोहम्मद गजनवी। और दूसरा देखेंगे तो कौन किया था, तो ये क्या था, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को याद करना पड़ता है। तो देखिए, फिर से एक बार बता देंगे क्या हो रहा था कि भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ था, तो किस आधार पर हुआ था, तो सबसे पहले जो है आक्रमण किया था मुस्लिम, कौन किया था, पहले अरबी लोग किया था, फिर कौन किया था, फिर जो है तुर्क लोग किए थे। तो अगर पूछा जाए कि अरब में सबसे पहले कौन किया था, कौन थे वो, तो उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम था, ओके। और तुर्क में देखा जाए तो तुर्क में जो है दो राज जो थे, वंश था, ठीक है। तो वो मतलब इन्होंने क्या किया था, अटैक किया था। तो पहला कौन था, पहला जो था मोहम्मद गजनवी थे, और दूसरा कौन था, मोहम्मद गौरी, ओके। तो ये सब लोग जो है क्या हुआ था, इन्हीं के आधार पर भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ था, स्टार्टिंग हो चुका था, बात क्लियर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अरब आक्रमणकर्ताओं को देखेंगे, यानी कि अरब से कौन कौन जो है मतलब कौन किए थे, आक्रमण किए थे भारत पर। फिर क्या करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग तुर्क में देखेंगे कि तुर्क की ओर से कौन कौन मतलब क्या किए थे, अटैक किए थे इंडिया में। तो आप लोग देख सकते हैं मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी। तो पहले उसके बाद सेकंड में इसको पढ़ेंगे, फिर किसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मोहम्मद बिन कासिम को। इसको लिख लीजिए आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है हेडिंग दीजिएगा अरब आक्रमण, ठीक है। क्या देंगे भाई, अरब आक्रमण दीजिए, हेडिंग दीजिए अरब आक्रमण। तो अरब आक्रमणकर्ता का कौन थे, अरब आक्रमणकर्ता कौन थे, क्या नाम था उसका,
तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अब देखिए ध्यान से, ये जो मोहम्मद बिन कासिम थे, ठीक है, ज़्यादा हम लिखने पर नहीं ध्यान नहीं दें क्योंकि आप लोग को जो है नोट्स मिल जाएगा, तो बस समझे, यहाँ पर लिखना नहीं है आप लोग, बस समझे यहाँ पर। ठीक है, नोट्स आप लोग को मिल जाएगा आराम से, इतना ज़्यादा लिखना नहीं है, बस समझना है। तो देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग अरब आक्रमणकर्ताओं के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला नाम क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम रहता है वो मोहम्मद बिन कासिम। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है इंडिया में, यहाँ पर इन्होंने जो है भारत में 2 आक्रमण किया था। कितने आक्रमण किया था? इसने जो है 2 आक्रमण किया, 2 आक्रमण किया। अगर पूछेगा कि कब कब किया तो क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहले जो है 712 ईस्वी में किया। कब किया? 712 ईस्वी में किया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में सबसे पहला आक्रमण कब करता है, तो सबसे पहला आक्रमण करता है ये 712 ईस्वी में करता है। बात क्लियर यहाँ तक? अभी पूछेगा कि ठीक है 712 ईस्वी में तो इन्होंने क्या करता है, पहले जो है ये आक्रमण करता है, लेकिन किसके विरुद्ध करता है ये जानना जरूरी है। तो क्या करता है, ये जो है उस वक्त के सिंध प्रांत, किसके? सिंध प्रांत के राजा, सिंध प्रांत के राजा कौन थे? दाहिर था, राजा दाहिर। राजा दाहिर के साथ क्या करता है, लड़ाई करता है। और एक बात इंटरेस्टिंग बात सुनिए आप, ये जो मोहम्मद बिन कासिम था इसका एज ज़्यादा नहीं था। ये जो लड़का है ना, ये जो 17-18 वर्ष का लड़का था, कौन? मोहम्मद बिन कासिम जो था ये 17-18 साल का लड़का था, ज़्यादा एज नहीं था। बात क्लियर? लेकिन क्या था कि जब भी ये आक्रमणकर्ता आते हैं, विदेशी आक्रमणकर्ता आते हैं, तो क्या करते हैं, ये जो है अपने साथ बहुत ज़्यादा संख्या में क्या ले आते हैं, सैनिक ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका मनोबल, सैनिक का मनोबल क्यों न कितना भी अधिक क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके सामने अगर लाखों लाखों सेना है, अगर उसको दिख जाता है तो किसी भी तरह से उसका जो मनोबल है वो थोड़ा से डाउन हो जाता है। बात क्लियर? तो वही चीज़ हुआ होगा। तो क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है बहुत ही कम एज का लड़का था, और इसने क्या करता है, ये जो है भारत पर आक्रमण करने से पहले क्या किया था, ये जो है खलीफा से इजाज़त मांगा था। खलीफा क्या होता है बताएंगे सब आप लोग को। जो खलीफा जो होते हैं ना, ये क्या होता है, ये जो है मुस्लिम धर्म को जो मानते हैं, तो उनका जो पैगंबर होते हैं मोहम्मद पैगंबर, ठीक है, तो उनको उनका अनुयायी होते थे। कौन? खलीफा। खलीफा जो होते हैं ये एक प्रकार का पोस्ट होता है, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में ब्राह्मण पोस्ट होते हैं, यानी कि जो भी हम लोग कुछ काम करते हैं, जो भी पूजा वूजा करते हैं, तो किससे राय लेते हैं? ब्राह्मण से लेते हैं कि भाई हम लोग का घर में क्या होगा, यज्ञ होगा या फिर पूजा वूजा होगा, तो उसके लिए हमको क्या क्या लाना पड़ेगा। तो ब्राह्मण जी या फिर पंडित जी आप लोग को बोलते होंगे कि आपको ये चीज़ लाना पड़ेगा, इतना घी लाइए, इतना आपको प्रसादी लाना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा। तो यानी कि हम लोग जो जो बात क्या करते हैं, पंडित जी से पूछते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हम लोग को बताते हैं। उसी प्रकार से जो मुस्लिम में जो भी राजा वजा थे वो क्या करते थे, वे जो है कुछ भी काम करने से पहले खलीफा से इजाज़त मांगते थे, और अगर खलीफा इसका इजाज़त देता था तभी क्या करेंगे, तभी वे जो राजा थे यानी कि जो मुस्लिम राजा थे वे उस काम को करते थे। अगर खलीफा उस काम को करने के लिए मना कर देते थे तो किसी का भी हिम्मत नहीं होता था कि उस काम को किया जाए। क्यों? क्योंकि जो खलीफा जो होते थे वो मुस्लिम संप्रदाय के सबसे बड़ा होते थे, सबसे पहले नंबर में रहते थे, तो उनका बात मानना एकदम जरूरी था। क्यों? क्योंकि ऐसे कहा जाता था कि मोहम्मद पैगंबर के बाद, ठीक है, यानी कि मोहम्मद साहब जो भी होते हैं, मुस्लिम धर्म के बारे में उतना पता नहीं है, तो क्या होता है कि उनके जो अनुयायी होते थे, ठीक है, तो उनका जो बाद में होता था, यानी कि जो दूध बोलते हैं उसको, दूध, ऐसे कहा जाता था कि खलीफा को जो है उनके जो पैगंबर साहब है वे भेजे होते थे, तो उनका बात मानना ज़रूरी होता था। ओके, तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये क्या किए थे, इन्होंने जो है क्या किए थे, खलीफा से राय मांगे थे, और ये क्या किए थे, ये जो है सिंध प्रांत पर आक्रमण किए थे। किस पर? दाहिर को। और क्या किए थे, इन्होंने जो है राजा दाहिर को हरा दिया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, 712 ईस्वी में दाहिर को, राजा दाहिर को क्या करते हैं, हरा देते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना ये हरामी है मोहम्मद बिन कासिम, कि इसको हरा देने के बाद इसका जो पत्नी होता है, ठीक है, उससे वो शादी कर लेता है। बात देखिए कितना क्या, वो इसके बारे में बहुत मतलब वो ऐसे ऐसे चीज़ें पढ़ाया तो नहीं जाना चाहिए वो सब चीज़, लेकिन हम आप लोगों को बता देंगे। कहीं भी आप लोगों को ये सब चीज़ के बारे में नहीं बताएगा, कहीं नहीं बताएगा। ओके, तो लेकिन हम बता देते हैं यहाँ पर, क्योंकि जानना है, इंटरेस्टिंग कहानी के तौर पे हम लोग को पढ़ना है। तो क्या होता है कि दाहिर का जो पत्नी होती है उससे क्या करता है, उससे जो ये शादी कर लेता है। बात क्लियर? और राजा दाहिर का 2 बेटी होता है, ठीक है, नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्या जानिए, इतना जानिए कि राजा दाहिर का 2 बेटी होती है, और उन 2 बेटी को क्या करता है, उन 2 बेटियों को जो है खलीफा के पास भेज देता है। खलीफा आप लोग को बता दिए कौन है,
खलीफा के पास भेज देता है। भेज देता है मतलब यानी कि उसका सेवा करने के लिए। किसका सेवा करने के लिए? खलीफा का सेवा करने के लिए राजा दाहिर के जो 2 बेटी थे उसको क्या करता है, उसको जो है वो भेज देता है, ठीक है, खलीफा के पास। फिर क्या करता है, फिर इसने 713 ईस्वी में, ध्यान से देखिए ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 713 ईस्वी में क्या करता है, ये जो है मुल्तान प्रांत का, मुल्तान प्रांत को भी जीत लेता है। बात क्लियर? क्या होता है, 712 ईस्वी में किसको हराता है? राजा दाहिर को हराता है। कौन सा? सिंध प्रांत का, ओके, सिंध प्रांत। तो फिर 713 ईस्वी में क्या करता है, 713 ईस्वी में इसने जो है मुल्तान प्रांत को क्या करता है, जीत लेता है। और क्या करता है, और जो है अल मसूर को अपना राजधानी बनाता है। किसको राजधानी बनाता है? मुल्तान प्रांत के अल मसूर को, अल मसूर को क्या करता है, अपना राजधानी बना लेता है। बात क्लियर हुआ? क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गया? क्या बोले हम, 712 ईस्वी में सिंध प्रांत को जीत लेता है और राजा दाहिर को मार देता है। मारने के बाद क्या करता है, ये जो है अपना उसका जो बीबी था यानी कि दाहिर का जो रानी था उसको क्या करता है, उससे शादी कर लेता है। एज में बहुत बड़ी थी वो इससे, ठीक है, कम से कम 20 साल बड़ी होगी क्योंकि ये 18 साल का लड़का था, ओके। फिर 713 ईस्वी में क्या होता है, मुल्तान प्रांत के कौन थे, अल मसूर, ठीक है, मुल्तान प्रांत को हरा देता है और अल मसूर को क्या करता है, अपना राजधानी बनाता है। अब क्या होता है कि जो जो जगह में इसने जीता था, कहाँ जीता था, एक सिंध प्रांत में जीता रहता है और एक मुल्तान प्रांत में जीता रहता है। तो जहाँ जहाँ पर ये जीत गया था, जिसको हड़प लिया था, उस पर जो है ये क्या करता है, ये जो है जजिया कर लगा देता है। जजिया कर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जजिया कर से, ओके। हम लोग झारखंड टेट से या फिर कोई भी एग्जाम क्यों ना हो जाए, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम क्यों ना हो जाए, जजिया कर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बात क्लियर? जजिया कर से मिलेगा। अब देखिए कौन, मोहम्मद बिन कासिम जो है जजिया कर लागू कर देता है। जजिया कर कहाँ लागू करता है, तो ये लागू करता है हमारे सिंध प्रांत में और मुल्तान प्रांत में। क्यों? क्योंकि इस प्रदेश को इसने जीत लिया था। अभी आप लोग ये पूछेंगे कि भाई जजिया कर क्या होता है, तो देखिए जजिया कर जो है एक प्रकार का टैक्स होता है। क्या होता है, टैक्स। जैसे आप लोग जानते होंगे हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग टैक्स देते होंगे सरकार को, ओके, खजाना के लिए। तो क्या होता है कि जजिया कर जो होता है एक प्रकार का टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम संप्रदाय को देना पड़ता था। नॉन मुस्लिम संप्रदाय का मतलब क्या होता है, यानी कि वैसे धर्म जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे, तो वे क्या हो जाएंगे, वे जो हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, जैसे कि हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, अलग धर्म, यानी कि मुस्लिम धर्म को छोड़ करके जितने भी धर्म आएंगे उन सब पर क्या लगेगा, उन सब पर जो है जजिया कर लगेगा। जजिया कर क्या होता है, जजिया कर जो होता है एक प्रकार का टैक्स होता था, ठीक है, रक्षा संबंधित टैक्स होता था। यानी कि उस पर जो है अगर आप लोग जजिया कर देंगे तो आप पर क्या होगा, आपको जो है रक्षा दी जाएगी, ओके। तो ये किया जाएगा। अब देखिए इसने जो है एक अच्छा काम किया था। क्यों, क्या काम किया था, इसने जो है जजिया कर तो लगा दिया, लेकिन इससे 5 प्रकार के लोगों को राहत दिया। कितने प्रकार के लोगों को, 5 प्रकार के लोगों को राहत दिया। यानी कि ये 5 टाइप के जो लोग हैं इन्हें जजिया कर नहीं देना पड़ेगा, इन्हें जजिया कर जो है नहीं देना पड़ेगा। तो आपको पूछेगा कि मोहम्मद बिन कासिम जो था इसने जो है किन्हें जजिया कर देने के लिए बाध्य नहीं किया, यानी कि उसको जो है उससे दूर रखा, जजिया कर से दूर रखा। तो देखिएगा, तो पहला नंबर में हो जाता है ब्राह्मण, ब्राह्मण हो गया। दूसरा हो गया बच्चा, ठीक है। तीसरा हो गया बूढ़ा, ओके। चौथा हो गया हम लोग का महिला, और 5वां हो गया हम लोग का विकलांग, ठीक है, विकलांग। तो यानी कि जो मोहम्मद बिन कासिम था ये क्या किया, इन्होंने जो है जजिया कर लागू कर दिया, लेकिन जजिया कर से किन्हें राहत दिया गया, तो इन 5 को राहत दिया गया। कौन कौन था, तो ये थे पहला ब्राह्मण, बच्चा, बूढ़ा, महिला और विकलांग। यानी कि इन लोगों को जो है क्या नहीं करना है, जजिया कर नहीं देना है। बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात क्लियर हो गया? अब देखिए, क्योंकि देखिए जजिया कर से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है पूरी तरह से जजिया कर का पोस्टमार्टम कर देते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम कर दिया जाए इसका? जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है, फिर हम बताते हैं, ओके। यहाँ तक लिख लिए होंगे आप लोग, या फिर जल्दी से लिख लीजिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए। आप लोग को बस कहानी बता रहे, कहानी के माध्यम से हम लोग सुनेंगे, अच्छा से लगेगा। चलिए
अब हम लोग पढ़ते हैं जजिया कर का हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जजिया कर का हिस्ट्री। यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ लिखना है ना। देखिए जजिया कर का हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग। तो जजिया कर में सबसे पहले जजिया कर कौन लागू किया था? अगर आपको पूछेगा कि बताओ कि जजिया कर जो है सबसे पहले कौन लागू किया, तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि ये जो है मोहम्मद बिन कासिम किया। ये किस प्रकार का टैक्स था? ये जो है रक्षा संबंधित टैक्स था, जिसमें गैर मुस्लिम को, किसको? गैर मुस्लिमों को क्या करना पड़ता था? वो जो है जजिया कर देना पड़ता था, कुछ टैक्स देना पड़ता था। बात क्लियर? अभी अगर पूछेगा कि किन किन प्रकार के लोगों को जो है इससे राहत दी गई, तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा ब्राह्मण, दूसरा क्या हो जाएगा? बूढ़ा व्यक्ति, तीसरा हो जाएगा बच्चा, ठीक है, चौथा हो जाएगा महिला, और पांचवा नंबर में क्या हो जाएगा? विकलांग। ओके, बात क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम लोग जो है जजिया कर के बारे में पूरा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, पूरा इतिहास में कब कब जजिया कर लगा था, कब कब जजिया कर को हटा दिया गया था, एक एक चीज़ के बारे में हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। बात क्लियर? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जजिया कर कौन लागू किया? मोहम्मद बिन कासिम। फिर कौन आता है? इसके बाद आता है, ठीक है, इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए आप लोग डाउट कीजिएगा, देखिए डाउट नहीं लेना है, ठीक है, 2 नंबर हटाइए। ये अरब आक्रमणकर्ता नहीं है, फिरोज शाह तुगलक जो है ये अरब आक्रमणकर्ता नहीं है। जब हम लोग तुगलक वंश पढ़ेंगे ना दिल्ली सल्तनत का, तब हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। लेकिन हम अभी बोल रहे हैं कि जजिया कर के बारे में हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, कि जजिया कर जो है कौन किसके किसके शासनकाल में लागू हुआ था, या फिर किसके किसके शासनकाल में उसको हटा दिया गया था। ओके, तो सबसे पहले लागू कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। फिर इसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक जो है इसको पेश करता है नए ढंग से। तो इसने क्या किया? इसने जो है इसने इसमें जजिया कर में कुछ चेंज किया, कुछ चेंजेस किया। क्या चेंज किया? इसने कहा कि भाई मोहम्मद बिन कासिम जो है 5 लोग को क्या करता है? इससे राहत देता है, लेकिन हम जो है 4 लोग को ही केवल राहत देंगे, यानी कि 4 लोग को ही राहत देंगे। इसमें जो है 4 लोग में से कौन कौन हो जाएगा? 4 लोग में से ब्राह्मण को ये क्या किया? ब्राह्मण को जो है ये हटा दिया, ठीक है। क्या किया? ब्राह्मण जो समुदाय के लोग थे उनको क्या किया? उनको जो है हटा दिया जजिया कर से। यानी कि अब जो है ब्राह्मणों को भी क्या देना पड़ेगा? जजिया कर देना पड़ेगा। किसके कार्यकाल में? फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में। आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि वो कौन से राजा था जिन्होंने ब्राह्मणों को भी जजिया कर लागू कर दिया, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। क्योंकि इसने देखा कि ब्राह्मणों को क्या करते हैं? ब्राह्मणों को जो है दान दक्षिणा लोग देते हैं, जिसके कारण ब्राह्मण के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो गया है, तो क्या करेंगे? हम भी इससे जजिया कर लेंगे। तो इस आधार पर क्या किया फिरोज शाह तुगलक जो है, इन्हें क्या करता है? ये जो है ब्राह्मणों पर भी क्या कर देता है? जजिया कर लगा देता है। बात क्लियर? तो फिरोज शाह तुगलक के समय किसको किसको राहत दिया गया? तो ये जो है ब्राह्मण को छोड़ के, यानी कि बच्चा, बूढ़ा, महिला और विकलांग को ये क्या करता है? ये जो है उसको राहत देता है। फिर इसके बाद कौन आता है? इसके बाद हम लोग जजिया कर के बारे में फिर हम लोग पढ़ते हैं कि अकबर के कार्यकाल में, अकबर के कार्यकाल में क्या होता है? अकबर के कार्यकाल में क्या होता है? अकबर के कार्यकाल में जो है ना कि जो जजिया कर था पूरी तरह से ये क्या करता है? इसको हटा देता है। किसको हटा देता है? जजिया कर को कौन हटा देता है? अकबर हटा देता है। क्या बात क्लियर हुआ? यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जजिया कर के बारे में सबसे पहले कौन लाया था? मोहम्मद बिन कासिम। फिर कौन होता है? फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। फिर कौन आते हैं? अकबर। अकबर क्या करता है? अकबर जो है इस जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। बात क्लियर? अकबर। फिर अकबर के बाद कौन आता है? औरंगजेब। औरंगजेब कौन करता है? देखिए अकबर हो गया, औरंगजेब हो गया, ये सब जो है ना हम लोग का मुगल काल का राजा है, ठीक है। औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब कहता है कि मेरा जो दादाजी थे, ठीक है, जो वंशज के जो थे, ये क्या था? ये सब पागल सब था, क्या जरूरत था जजिया कर इसको तोड़ने का? ये क्या करता है? ये जो है फिर से जजिया कर को ले आता है, फिर से क्या करता है? फिर से जजिया कर लागू करता है, फिर से जजिया कर क्या करता है? ये लागू कर देता है। कौन? औरंगजेब। बात क्लियर? फिर कौन आता है? फिर इसके बाद जो है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला बहुत बेकार राजा था ये, ठीक है, बहुत बदमाश राजा था। ओके, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के मतलब क्या था ना, ये इस प्रकार का राजा था, यानी कि ये बोलता था कि मेरी आंखों के सामने में जहाँ तक हम देख पाएँ वहाँ सिर्फ लड़की ही लड़की होना चाहिए, लड़का नहीं होना चाहिए। अगर लड़का भी होगा तो लड़का भी क्या करेगा? लड़की का ड्रेस पहना होना चाहिए। ये इसका कथन था, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हटीला था ये टाइप का, मोहम्मद शाह रंगीला।
ओके, तो इसलिए जो है इसको क्या करते हैं, इसको जो हम लोग रंगीला बादशाह कहते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला को, यानी कि देखिए मोहम्मद शाह इसका नाम था, रंगीला उसका उपनाम दे दिया गया था, ठीक है, रंगीला बोल के। ओके, तो थोड़ा सा ये लड़कीबाजी ज़्यादा करता था मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में क्या करता है, ये जो है पूरी तरह से क्या करता है, पूरी तरह से जजिया कर को समाप्त करता है। जजिया कर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला के बाद और कभी भी जजिया कर का बारे में हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। यानी कि पूरी तरह से जजिया कर कौन समाप्त करता है, तो ये करता है मोहम्मद शाह रंगीला करता है, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं जजिया कर के बारे में, थोड़ा सा अच्छा से देख लेते हैं कौन कौन था भाई। तो देखिए सबसे पहले लागू कौन किया था, तो सबसे पहले लागू किया था हम लोग का मोहम्मद बिन कासिम किया था। बात क्लियर। तो किसको किसको राहत दिया था, तो इन 5 लोगों को राहत दिया था। फिर फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक किसको राहत दिया, तो ब्राह्मण को छोड़ के, यानी कि जो भी पहले होता था इसके समय में जो जो हो रहा था उसको तो लग रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ब्राह्मण पर भी टैक्स लागू कर दिया। ओके, और फिर अकबर क्या करता है, अकबर जो है सबसे पहली बार जजिया कर को समाप्त कर देता है। फिर कौन आता है, फिर औरंगजेब। औरंगजेब के समय में क्या होता है, इसने जो है फिर से जजिया कर को लागू कर दिया। ओके, फिर कौन, फिर हम लोग का आ जाएगा मोहम्मद शाह, ये भी मुगल बादशाह था। ओके, तो इसको ना जो है हम लोग रंगीला नाम से बोलते हैं, यानी कि रंगीला बादशाह भी कहते हैं। वो ये जो है पूरी तरह से जजिया कर को समाप्त कर देता है। बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। जजिया करके पूरी तरह से हिस्ट्री हम लोग पढ़ लिए हैं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखिए बात को भी ध्यान से सुनिएगा। मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, सबसे पहले किसको हराता है, 712 में राजा दाहिर को हराता है। फिर 713 में क्या होता है, 713 में जो है वो किसको हराता है, मुल्तान प्रांत को हराता है। मुल्तान जानते होंगे ना, मुल्तान की मिट्टी आप लोग सुने होंगे, चेहरा को गोरा करने के लिए शायद उसको लगाया जाता है। ओके, बहुत पतला होता है, चिकना मिट्टी होता है वो, तो वो हो गया। अब क्या होता है, आप लोग को हम बता दिए थे, ठीक है, कि मोहम्मद बिन कासिम किससे शादी कर लेता है, वो जो है राजा दहीर के पत्नी से क्या करता है, वो शादी कर लेता है। फिर क्या करता है, फिर जो है उसका जो 2 बेटी था उसको कहाँ भेज देता है, उसको जो है खलीफा का देखरेख करने के लिए, यानी कि खलीफा का सेवा करने के लिए उसको भेज देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ऐसे हिस्ट्री में ऐसे बताया जाता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो क्या करता है, वही जो है राजा दाहिर के 2 बेटी के साथ कुछ गलत काम करता है। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे। तो क्या करता है, दोनों बेटी के साथ गलत काम करता है। इसका बाद क्या करता है, इसके बाद जो है राजा दाहिर के जो 2 बेटी थी, इसकी शिकायत किसको करता है, इसकी शिकायत जो है खलीफा को कर देता है। किसको करता है, खलीफा को कर देता है। फिर खलीफा क्या करता है, खलीफा जो है मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सज़ा दिलवा देता है और मोहम्मद बिन कासिम वहाँ पर मर जाता है। बात क्लियर। तो उतना हिस्ट्री आप लोग को नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हम आप लोग को पूरा अंदर से पढ़ा दिए। ओके, तो कहीं से भी आप लोग को छूटेगा नहीं क्वेश्चन। क्या बताएं हम ये बताएं कि राजा दाहिर के पत्नी से तो शादी करता है, लेकिन राजा दाहिर के 2 बेटी होता है। उन 2 बेटी को क्या करता है, वो जो है खलीफा की सेवा करने के लिए भेज देता है। लेकिन क्या करता है, लेकिन जो है वो मोहम्मद बिन कासिम बाद में क्या करता है, उन 2 बेटियों के साथ क्या करता है, कुछ गलत काम करता है। और वो जो 2 बेटी थे वो क्या करते हैं, वो जो है इसका शिकायत किसको कर देते हैं, खलीफा को कर देते हैं। ओके, और खलीफा क्या करता है, खलीफा भी सबसे बड़ा पोस्ट का है। ओके, उसने कहा कि तुम हमको पहले भेजा था उस लोगों को सेवा करने के लिए, अब तुम गलत काम किया तो तुमको क्या होगा, तुमको जो है फांसी की सज़ा होगा। और उसको क्या किया गया, उसको जो है लटका दिया गया, ठीक है, यानी कि फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक जो है अरब आक्रमण खत्म हो जाता है। यानी कि जो अरब आक्रमण करता थे वे जो हैं इंडिया में राज करने नहीं आए थे, भारत में क्या करने नहीं आए थे, भारत में जो है राज करने नहीं आए थे, सिर्फ संपत्ति को लूटने आए थे। भारत में जो संपत्ति था उसको क्या करने आया था, उसको जो है लूटने आया था। कौन, अरब आक्रमणकर्ता। तो अरब आक्रमणकर्ता से इतना ही क्वेश्चन बनता है, इतना ही पूछा जाता है। बात के लिए आपको बस याद रखना है, जजिया कर के बारे में पूरा याद रखना है कि किसके कार्यकाल में क्या हुआ, किसके कार्यकाल में क्या नहीं हुआ, कब जजिया कर लागू हुआ, कब जजिया कर लागू नहीं हुआ, ठीक है। ब्राह्मण को जजिया कर में कब मिलाया गया, कब नहीं उसको हटा दिया गया, उस सबको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से एक बार, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे। तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमण हेडिंग दीजिएगा। समझ में आ रहा ना। तुर्क आक्रमण,
हम कोशिश करेंगे कि 1 महीना के अंदर पूरी तरह से हम लोग का हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाए। ओके, किसी भी तरह से 1-1, 1.5, 2-2 घंटा करके हम पढ़ा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। बस आप लोग को रिवीजन करना है, रिवीजन करते रहिएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए, जब भी हम लोग तुर्क आक्रमणकर्ता के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला नाम क्या आता है? सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद गजनवी। कौन आता है? मोहम्मद, बहुत भयानक था ये, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का नाम आता है। बात क्लियर? देखिए, मोहम्मद आपको पूछेगा कि मोहम्मद गजनवी जो है वो कहाँ से आया था, कहाँ से आया था। ओके, ये क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो मोहम्मद गजनवी था ये कहाँ से आता है? ये जो है अफ़गानिस्तान से आता है। कहाँ से आता है? अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के गजनी प्रांत से आता है। कहाँ से? गजनी प्रांत, एक प्रांत होगा वहाँ का, एक जगह का नाम होगा गजनी। तो क्या होता है कि जो मोहम्मद गजनवी जो होता है कहाँ से आता है? वो जो है अफ़गानिस्तान के गजनी प्रांत से आता है। ठीक है, वहाँ का वो रहने वाला था। बात क्लियर? अब देखिए, मोहम्मद गजनवी से पहले, ठीक है, यानी कि अगर हम तुर्क आक्रमण के बारे में बात करेंगे तो इससे पहले जो है इनके पिता थे, मोहम्मद गजनवी के एक पिता थे। ठीक है, उसका नाम क्या था? उनका नाम था सुखवक्तीन। सुबक्तगीन। ठीक है, सुबक्तगीन ये किसके पिता थे? ये जो है मोहम्मद गजनवी के पिता थे, लेकिन ये इतना फेमस नहीं थी, इसलिए इसका जो है इसके बारे में हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो है आक्रमण कौन किया था? सबसे पहले आक्रमण किया था सुबक्तगीन ने किया था। कब किया था? तो इसने किया था 968 AD में किया था। ठीक है, ईस्वी में किया था, 968 AD में किया था। ठीक है, बात क्लियर हो गया ना? सबसे पहले कौन लड़ाई किया था, कौन आया था, तुर्क आक्रमण कौन किया था? तो सबसे पहले किया था सुबक्तगीन ने किया था, 968 AD को किया था। ठीक है, लेकिन ये जो है क्या करता है, ये आता है फिर थोड़ा बहुत जो है संपत्ति को लूटता है, फिर भाग जाता है। ओके, तो ये इतना मतलब जो है फेमस नहीं था, ज़्यादा लूटा नहीं था। लेकिन फेमस कौन होता है? फेमस होता है मोहम्मद गजनवी होता है। क्यों होता है बताएंगे। ओके, तो आप लोग को बस अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सुबक्तगीन 968 AD में क्या करता है? ये जो है सबसे पहले भारत आता है, तुर्क आक्रमण करता रहता है। ओके, और यहाँ से क्या करता है? यहाँ से कुछ सामानों को लूट लेता है, लूटने के बाद लेकर भाग जाता है। बस ये लोग का तो वही काम था, लूटेगा और भागेगा। ओके, अब देखिए हम लोग पढ़ते किसको है? हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद गजनवी को पढ़ते हैं। मोहम्मद गजनवी कौन था भाई? ये जो है अफगानिस्तान के गजनी प्रांत का रहने वाला था, और इसने जो है 1001 ईस्वी से 1027 AD तक टोटल 17 लड़ाई लड़ी, टोटल 17 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। समझ रहे हैं ना? टोटल कितना बार किया? टोटल जो है 17 बार आक्रमण करता है। कौन? मोहम्मद गजनवी करता है। बात क्लियर? इतना भयानक था ये। कहाँ का रहने वाला था? ये जो है अफगानिस्तान के गजनी प्रांत का रहने वाला था। बात क्लियर? 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक ओके कितना बार लड़ाई किया, कितना बार आक्रमण किया? ये जो है 17 बार आक्रमण करता है। 17 बार। समझ रहे कितना बार होता है? ठीक है, इन 17 आक्रमण में से सबसे फेमस आक्रमण था 16वां वाला, 16 लड़ाई। ठीक है, 16 आक्रमण, जो कि 1025 AD में कहाँ करता है? ये जो है गुजरात के सोमनाथ टेम्पल में, सोमनाथ मंदिर पर करता है। सोमनाथ मंदिर में क्या करता है? ये जो है लूटता है। आक्रमण करना, ये लूट लेता है। क्यों? क्योंकि इसको पता चलता है कि भाई सोमनाथ मंदिर जो था ना गुजरात में, जो है वो बहुत धनी मंदिर था। उसमें जो श्रद्धालु जो होते हैं सोना देता था, हीरे जवाहरात, बहुत पैसे, बहुत कुछ उसमें क्या करते, दान करते थे मंदिर में। तो मंदिर जो है पूरी तरह से पैसा वैसा सोना चांदी से भरा हुआ था। तो इसकी खबर किसको लग जाता है? इसकी खबर जो है इस कमीना को लग जाता है। ठीक है, ओके, मोहम्मद गजनवी को लग जाता है। फिर क्या होता है? ये जो है पूरी तरह से क्या करना शुरू कर देता है? ये जो है लूटना शुरू कर देता है। कहाँ पर? लड़ाई कर देता है। कहाँ पर? गुजरात पर, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर देता है। अब बात सुनिए, इस समय यानी कि गुजरात के जो राजा था,
खारवेल राजा का नाम क्या था? उसका नाम था भीम प्रथम। हम आप लोग को बता चुके थे, पढ़ा चुके थे ये सब के बारे में। ओके, जब हम दक्षिण इतिहास में के बारे में बताए थे तो थोड़ा बहुत ये सब पढ़ाए थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट्स को देखते रहिएगा। ठीक है, भीम प्रथम जो था क्या करता है, ये जो है इसके सामने क्या करता है, घुटना टेक देता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर एक राजा आता है, उस राजा का नाम क्या था बताइएगा आप लोग, जो क्या करता है, जो फिर से गुजरात जाता है और क्या करता है, भीम प्रथम को मार देता है। ठीक है, ये वाला भी हम आप लोग को बता चुके थे। ओके, तो क्या होता है, तो 16 आक्रमण कहाँ करता है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और यहाँ पर जितना भी सोना था, जितना भी चांदी था, जितना वो सकता था, सब वो क्या करता है, पूरा लूटता है। और क्या करता है, जो घोड़ा का जो हस्तबल सब होता है, ठीक है, घोड़े में क्या करता है, लादता है, लाद करके पूरा ले जाता है। कहाँ ले जाता है, अफगानिस्तान ले जा रहा है। ठीक है भाई, इतना दूर है, कहाँ गुजरात है देखिए, कहाँ अफगानिस्तान है, तो लेने में तो टाइम लगेगा। बहुत सारा घोड़ा लेके आया था। कुछ क्या होता है, कुछ जो है वो उसके पास कमी हो जा रहा था। ठीक है, कि बहुत सारा चीज़ लाद नहीं पा रहा था। फिर भी वो क्या करता है, वो जो है दूसरे से घोड़ा खरीद लेता है या फिर ले लेता है और उसमें भी लाद करके ले जाया रहता है। ओके, तो जाते जाते क्या होता है, जाते जाते जो है वो क्या होता है कि हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में जाट समुदाय के लोग उसको घेर लेता है। कौन, जाट समुदाय के जो लोग होते हैं किसको घेर लेता है, मोहम्मद गजनबी को घेर लेता है। क्यों, क्योंकि देखता है भाई अरे इतना सारा सोना लेके कहाँ जा रही है। ओके, तो ये जो जाट समुदाय के जो लोग थे, ये क्या थे, एक प्रकार के लुटेरे, मतलब क्या बोल, डाकू टाइप के थे। ठीक है, जाट समुदाय के जो थे डाकू टाइप के थे। तो क्या होता है कि इन्होंने देखा कि मोहम्मद गजनवी जो है बहुत सारा सामान, बहुत सारा सोना चांदी हीरो के से भरा हुआ पूरा एकदम घोड़ों को ले जा रहा था। तो ये क्या करते हैं, ये जो है लूटपाट करना शुरू कर देता है। कौन, जो जाट समुदाय के जो लोग थे वो किस पर लूटपाट करते हैं, ये जो है मोहम्मद गजनवी पर लूटपाट करते हैं। अब बात देखिए, खेल देखिए, मोहम्मद गजनवी खुद लूट करके लेके जा रहा था और उसको कौन लूटता है, इसको लूटता है जाट समुदाय के लोग, लूटना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी तरह से जो मोहम्मद गजनवी जो है वहाँ से भाग जाता है मतलब यानी कि बहुत कुछ जो धन लूटा था वो क्या करता है, ये जो है जाट समुदाय के लोग ले लेते हैं, लेकिन सब नहीं ले पाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास जो है बहुत बड़ी सेना था। अब भाई वो कोई भी आदमी अगर बहुत सारा सामान लेकर जा रहा है तो उसको देखने के लिए कुछ तो सैनिक रहेगा, तो इसके सामने जो है बहुत सैनिक था। लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी कुछ जो चीज़ें, कुछ जो सोना चांदी जो हीरा था, ये कौन लूट लेता है, ये जो है जाट समुदाय के लोग जो है लूट लेते हैं। ओके, और क्या होता है, लूटने के बाद मोहम्मद गजनवी जो होता है ये क्या करता है, ये जो है अफगानिस्तान भाग जाता है। और जाते जाते ये बोला था, ये जो है जाट समुदाय के लोग को बोला था कि तुमने मेरा सामान को इतना कष्ट से हम चोरी करके या फिर लूट करके गुजरात से अपना घर जा रहे थे, तुम हम लोग को बीच में लूटा, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी जो है तुम ठहरो, हम तुम लोग के ऊपर में आक्रमण करेंगे और फिर तुम लोग को बताते हैं कि हम कौन हैं। ठीक है, कौन बोलता है, मोहम्मद गजनवी बोलता है। किसको, जाट समुदाय को बोलता है जाते जाते कि तुमने क्या किया, तुमने जो है हमसे एक लुटेरा से तुम लूट रहा था, हमको फिर से आने दो, पहले हम ये सामान सबको रख कर आते हैं अफगानिस्तान से, फिर तुम लोग को देखते हैं। ओके, तो क्या करता है, 16वीं आक्रमण किसके विरुद्ध करता है, ये जो है गुजरात में सोमनाथ मंदिर में करता है। ओके, वहाँ पर धन अपार लूटता है और चले जाता है। बीच में कौन मिलता है, बीच में जो है जाट समुदाय के लोग मिलते हैं और क्या करते हैं, ये जो है उनके सामानों को जो भी ले जा रहा था लूट करके, उसको क्या करते हैं, वो भी लूटना शुरू करते हैं। लेकिन सब नहीं लूट पाते हैं, कुछ लूट पाते हैं। फिर क्या होता है, फिर जो है जो मोहम्मद गजनवी था सभी सामान को क्या करता है, जो भी मतलब ये लूटा था धन को, जो भी धन उनको लूट लिया था, अफगानिस्तान में अपने राज्य में रखते हैं। फिर क्या करता है, फिर जो है ये फिर वापस आ जाता है इंडिया में। क्यों आता है, क्योंकि जाट समुदाय को क्या करेगा, ये बताना चाहता था कि तुम किससे लूटा था। ओके, फिर क्या होता है, फिर जो 17वीं आक्रमण होता है, ये क्या था 16 आक्रमण, तो 17वीं आक्रमण जो होता है किसके विरुद्ध होता है, 17वीं आक्रमण किसके विरुद्ध होता है, तो ये होता है जाट समुदाय के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है, जाट समुदाय के विरुद्ध होता है। ओके, और क्या करता है, इन लोग को हरा देता है। किसको हरा देता है, जाट समुदाय को हराता है। कौन, मोहम्मद गजनवी हराता है। और यही उसका आखिरी युद्ध होता है। क्या होता है, यही उसका आखिरी युद्ध होता है, क्योंकि उसको जो है कड़ी टक्कर दिया था जाट समुदाय के लोग। ओके, तो यही बात हो गया। तो ये था मोहम्मद गजनवी के बारे में, बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स के बारे में हम बता दिए थे। क्या क्या होता है ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सब ये कहाँ का रहने वाला था, ये जो है गजनी प्रांत का रहने वाला था, अफगानिस्तान का। इसने 1001 से 1027 के बीच टोटल कितना बार आक्रमण करता है, 17 बार आक्रमण करता है। सबसे फेमस आक्रमण कौन सा था, 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में। कहाँ पर किया था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर में किया था। ठीक है, और वो 17वां आक्रमण कहाँ करता है, जाट समुदाय के विरुद्ध करता है। बात क्लियर। अब चलिए,
इसको जल्दी से लिखिए, ठीक, थोड़ा से कुछ पॉइंट है और एक दो पॉइंट है इसके बारे में, इसको लिख लीजिए। इसको जल्दी से लिखिए। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो हो चुका है। अब देखिए, मोहम्मद गजनवी के दरबार में, यानी कि मोहम्मद गजनवी ये थे, तो इसके दरबार में जो है ना 3 इतिहासकार रहते थे। कितने इतिहासकार? 3 इतिहासकार, 3 इतिहासकार रहते थे, ठीक है। कौन कौन सा भाई? तो एक था फिरदौसी, फिरदौसी, ओके। दूसरा था उतबी और तीसरा था अलबरूनी, ओके। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम याद करना है, किसी भी तरह से याद करना है, ठीक है। क्या बोले हम? बोले कि मोहम्मद गजनवी के कार्यकाल में, यानी कि उसके समय में, उसके दरबार में 3 इतिहासकार रहते थे। इतिहासकार का मतलब क्या होता है? यानी कि इतिहास के बारे में जो लिखता है, ये सब जो हम लोग देख रहे हैं, ओके, कि मोहम्मद गजनवी 17 बार आक्रमण किया, कैसे किया? क्योंकि उस वक्त जो है कुछ इतिहासकार रहते थे जो क्या करते हैं, जो अपने राजा के बारे में लिखते रहते थे कि इसने जो है कब क्या लड़ाई किया, कहाँ पर लूट मचाया, कहाँ पर क्या किया, क्या नहीं। तो ये सब क्या थे? ये जो इतिहासकार थे ये अपने किताब में, अपने कॉपी में लिखते थे। तो उसी के माध्यम से हम लोग को पता चलता है कि अच्छा, ये जो मोहम्मद गजनवी नाम का कोई एक आदमी था, वो कहाँ आक्रमण किया था? ये जो है इंडिया में 17 बार आक्रमण किया था, तो उसे इतिहासकार कहते हैं। तो इसके समय कौन कौन थे? इसके समय थे फिरदौसी था, उतबी था और अलबरूनी था। क्या आपको अलबरूनी नाम याद आ रहा है? क्योंकि हम आप लोग को ईवीएस में पढ़ा चुके हैं, हम आप लोग को ईवीएस में पढ़ाए हैं, ठीक है। ईवीएस में क्या पढ़ाए थे? ईवीएस में हम आप लोग को अलबरूनी के बारे में हम आपसे बात किए थे, ओके। अलबरूनी क्या करता है? अलबरूनी जो है इंडिया का, भारत में जो है मानसून के बारे में बात किया था। भारत में किस प्रकार से मानसून आता है, मानसून कहाँ से आता है, किस जगह से आता है, कब आता है, कौन से महीना में आता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी किसमें मिलता है? अलबरूनी की किताब में मिलता है। और किताब का नाम क्या था? आप लोग लिखिएगा कमेंट में, क्या नाम था? किताब उल हिंद, ये नाम था ना, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस किताब में क्या लिखता है? उस किताब में जो है अलबरूनी भारत में मानसून के बारे में बात करता है, उसके बारे में लिखा रहता है। बात क्लियर? तो ये था मोहम्मद गजनवी के बारे में कुछ बातें। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है? जल्दी से इसको लिख लीजिए। फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है। जल्दी से लिखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनवी भी हम लोग पूरा अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। यहाँ तक हो गया ना? मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मोहम्मद गौरी जो था ये भी अफ़गानिस्तान का रहने वाला था, लेकिन अफ़गानिस्तान के कहाँ पर रहता था? अफ़गानिस्तान के जो है गौर प्रदेश में, गौर प्रदेश बोलिए या फिर गौर प्रांत में रहता था, ठीक है, गौर प्रदेश में रहता था। तो ये जो है कहाँ से, आपको यहाँ से पूछेगा, ठीक है। पहले देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि ये है, मानते हैं इंडिया का, ठीक है। दिख रहा ना इंडिया,
ठीक है, ये इंडिया है। तो इधर साइड मान क्या है, इधर साइड जो है नल्ला पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। और इधर साइड क्या है, इधर साइड क्या था, इधर साइड जो है अफ़गानिस्तान है। ठीक है, क्या है, ये अफ़गानिस्तान है। ओके, ये क्या है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और ये क्या है, ये अफ़गानिस्तान है। बात क्लियर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, बस ध्यान से देखिए, हम आपको बता रहे हैं मैप के माध्यम से कि ये किस तरह से ये आया था। ये कहाँ का था भाई, ये जो है मोहम्मद गौरी जो है गौर प्रदेश का था। कहाँ का, अफ़गानिस्तान। तो ये अफ़गानिस्तान है, तो इधर ही कहीं क्या होगा, गौर प्रदेश था, यहाँ से आएगा। तो यहाँ से जब वो आएगा तो कैसे करके आएगा, वो इस प्रकार से आएगा, ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में क्या होता है, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के में बीच में एक पर्वत है, एक पर्वतमाला है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। क्या है भाई, हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, ये जो हम लाइन दिए हैं ये क्या है, ये जो है हिंदू कुश पर्वत। बात क्लियर। तो यहाँ से जब आएगा, बहुत बड़ा पर्वतमाला है, तो यहाँ से जब आएगा तो कैसे आएगा, पहाड़ पार करना पड़ेगा। तो देखिए, इस हिंदू कुश पर्वत में क्या होता है कि एक दर्रा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दर्रा पाया जाता है। उस दर्रा का नाम क्या होता है, दर्रा क्या होता है, दर्रा जो होता है दो पहाड़ों के बीच एक छोटा सा रास्ता। ठीक है, दो पहाड़ों के बीच, मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ है और ये एक क्या है, पहाड़ है। इन दोनों पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा संकरी रास्ता, ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है, इसमें जो है आदमी पार होता है। ठीक है, और इसी रास्ता के माध्यम से क्या होता है, जो सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग थे तो अपना व्यापार करते थे। ईरान, इराक, मेसोपोटामिया हो गया, फारस का, उनके साथ क्या करते थे, उनके साथ जो है वे व्यापार करते थे। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, ये खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा यहाँ। ठीक है, तो ये क्या करता है, मोहम्मद गौरी और उसकी जो सेना है वो कहाँ से घुसता है, ये जो है हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रा से होते हुए कहाँ घुसता है, इंडिया घुसता है। अब देखिए, आप बोलेंगे इंडिया कहाँ घुसा, पाकिस्तान घुस गया। अरे भाई, पहले क्या था, पहले पाकिस्तान तो इंडिया का ही ना भाग था। 1947 में नहीं अलग हुआ, लेकिन उससे पहले क्या था, उसको तो इसी को तो इंडिया कहते थे। बात क्लियर, बात क्लियर हो गया। और आप लोग को भी ये पता होना चाहिए कि 1898 में, कब, 1898 में जो है अफ़गानिस्तान को अलग किया गया, किसमें, भारत से। पहले अफ़गानिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन 1898 में क्या होता है, अफ़गानिस्तान को अलग कर दिया गया और भारत से एक डुरंड लाइन, डुरंड रेखा, ओके, खींच दिया गया। डुरंड रेखा क्या करता है, डुरंड रेखा जो है उस वक्त भारत और अफ़गानिस्तान को क्या करता है, विभाजित करता था, डुरंड रेखा। लेकिन अभी डुरंड रेखा पूछेगा, डुरंड रेखा कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य में, इन दोनों को बांटता है, भारत को नहीं बांटता है। ओके, तो यहाँ तक पता होना चाहिए आप लोग को। तो ये तो बात अलग बात है, इसको हम लोग देखेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ से कहाँ से आता है, ये जो है खैबर दर्रा से आता है। कहाँ से आता है, खैबर दर्रा। ओके, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है भाई, ये जो है ना, ये हम लोग का हिंदू कुश पर्वत पर स्थित है। बात क्लियर। तो ये जैसे आ गया, ठीक है, जैसे आता है तो इसका ध्यान क्या होता है, इसका ध्यान आता है कि ये जो है हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देता है। किसका, इंडिया का हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देता है। बोलता है कि अच्छा बताओ कहाँ पर सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा धन मिलेगा। जो मोहम्मद गौरी भी था, ये भी राज करने नहीं आया था, ये लोग क्या करने आए थे, ये जो है भारत में उस वक्त बहुत मतलब पैसा था। ओके, उसी समय तो भारत को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। ओके, बहुत धन था, अपार धन था यहाँ पर। तो क्या करता है, इसी धन को लूटने के लिए मोहम्मद गौरी भी आया था। तो इसने जो है मोहम्मद गजनबी का फाइल उल्टाया, देखा कि अच्छा इसने जो है 16वां आक्रमण कहाँ किया था, गुजरात में किया था। उस वक्त कौन राजा था, बकलोल भीम प्रथम था। ठीक है, तो चलो भाई, हम भी कहाँ जाते हैं, हम भी गुजरात जाते हैं, वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर जो है धन पूरा लूटेंगे। कौन बोलता है, मोहम्मद गौरी आराम से आता है, टिंग 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 करके आता है, फिर कहाँ घुसता है, गुजरात आता है। ये गुजरात है मान लेते हैं, ठीक है, ये गुजरात में घुस जाता है। क्या करता है, गुजरात में वो घुस जाता है। जैसे ही गुजरात में घुसता है, कब घुसता है, गुजरात में कब एंट्री मारता है, गुजरात में वो एंट्री मारता है 1178 एडी में मारता है। कब मारता है, 1178 एडी में मारता है। लेकिन इस वक्त जो है गुजरात के राजा कौन थे, इस वक्त गुजरात के राजा थे भीम द्वितीय, भीम सेकेंड। जब मोहम्मद गजनवी आया था उस वक्त कौन राजा था, उस वक्त राजा था भीम प्रथम था, पहला। लेकिन अब कौन है, अब भीम द्वितीय है। ये बहुत डेंजर राजा था। ये बोलता है कि मेरा जो दादा थे, ये क्या था, वो एक नंबर का बकलोल था। अब बिना लड़ाई किए वो मोहम्मद गजनवी के आगे में क्या कर दिया, घुटना टेक दिया। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। तो भीम द्वितीय क्या करता है, भीम द्वितीय जो है मोहम्मद गौरी को लेटा लेटा कर मारता है, दौड़ा दौड़ा कर मारता है।
क्यों? क्योंकि ये जो मोहम्मद गौरी कहाँ आ गया था, ये आ गया था गुजरात आ गया था धन लूटने के लिए। और उस वक्त कौन था, उस वक्त जो प्रतापी राजा भीम द्वितीय था। तो क्या करता है, पूरा मारता है भीम द्वितीय उसको, ठीक है, यानी कि मोहम्मद गौरी को हरा देता है युद्ध में, क्या करता है, हरा देता है। बात क्लियर? फिर क्या करता है, फिर जो है मोहम्मद गौरी डर के मारे क्या करता है, वापस भाग जाता है। कहाँ भागता है, अफगानिस्तान भागता है। बोलता है गुजरात में तो हम सुने थे कि ऐसे ऐसे बात है, लेकिन ये तो खतरनाक है भीम द्वितीय, ये तो हमको बहुत मारा, ठीक है, यानी कि अब कैंसिल, अब धन नहीं लूटेंगे, हमको धन नहीं लूटना है, नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ ये बहुत मारता है यहाँ पर, ठीक है, हमको धन नहीं लूटना है। फिर क्या करता है, फिर 1178 में हो जाता है। फिर क्या करता है, फिर भी ये क्या करता है, अच्छा ठीक है चलो हम गुजरात में नहीं लूटेंगे, लेकिन इसकी आसपास वाले जगह में हम लूटते हैं, ठीक है। तो आसपास मतलब यानी कि पाकिस्तान के इधर साइड में क्या करता है, ये जो है अपना लूटना शुरू करता है, छोटा छोटा लूटता है, क्योंकि इधर साइड उतना कुछ मिलेगा नहीं, पहाड़ पर्वत के साइड में क्या मिलेगा, ओके। तो वो जो है भूल कर भी इतना उसको मारा था, भीम द्वितीय उसको इतना मारा था कि वो जो दोबारा गलती कभी नहीं किया कि वो कहाँ पर लूटे, गुजरात में फिर से लूटे, ओके। तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब क्या होता है, अब जो है 1178 में आप लोग बात क्लियर हो गया। अब छोटा मोटा लड़ाई हो रहा था, इसी बीच क्या होता है कि 1191 में 1191 एडी में क्या करता है, ये जो है उस वक्त राजस्थान का प्रसिद्ध राजा था, ठीक है, राजस्थान का कौन राजा था, इसको मिटा रहे हम, ठीक है, इस तो समझ लिए होंगे। राजस्थान का प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था, प्रतापी राजा था वो, पृथ्वीराज चौहान के साथ उलझ जाता है। कौन, 1191 में मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी 1100, देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1191 एडी में क्या करता है, ये जो है मोहम्मद गौरी किसके साथ उलझता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ, पुष्पाराज नहीं, पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या करता है, उलझ जाता है। ये जो लड़ाई होता है इनके बीच, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध। तो पृथ्वीराज चौहान कहाँ के थे भाई, तो पृथ्वीराज चौहान जो थे ये राजस्थान के राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे, आप लोग को पढ़ा दिए होंगे, ओके। तो मोहम्मद गौरी क्या करता है, मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान से क्या करता है, लड़ाई कर लेता है, ओके। कब लड़ाई करता है, 1191, आप लोग को याद रखिए, ये सबको याद रखना। 1178 ईस्वी में किससे लड़ाई किया था, 1191 में किससे लड़ाई किया, ओके। तो क्या कहता है, 1191 एडी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई होता है, जिसे कहते हैं तराइन का पहला युद्ध। इसमें क्या होता है, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान पूरा पीटता है, पूरा धोता है, किसको, मोहम्मद गौरी को धोता है, ठीक है। और उसको बोलता है कि क्या तुम फिर दोबारा लड़ाई करने आएगा, तो ये जो है मोहम्मद गौरी उससे माफ़ी मांगता है कि ठीक है भाई गलती हो गया हमसे और हम नहीं आने वाले हैं। उसको ये पकड़ा गया था मोहम्मद गौरी, ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान भी इतना बकलोल था, क्या जरूरत है भाई, अपना दुश्मन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, दुश्मन को वहीं पर मार दो, ओके। लेकिन ये क्या किया, ये जो है उसको छोड़ दिया। अब देखिए इस वक्त इसके लड़ाई में जो है, ओके, ये जब लड़ाई हो रहा था, तराइन का जब पहला युद्ध हो रहा था, तो उस वक्त जो है पृथ्वीराज चौहान के बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, इसका बेस्ट फ्रेंड कौन था, इसका बेस्ट फ्रेंड था जयचंद, ठीक है, जयचंद भी इसको सपोर्ट किया था। किसको सपोर्ट किया था, पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था, सपोर्ट किया था। क्यों, क्योंकि दोनों भाई बेस्ट फ्रेंड है। मान लेते हैं कि अगर हम लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड है तो क्या हमको अगर कुछ विपत्ति में घिर जाएंगे तो आप लोग हमको सपोर्ट नहीं कीजिएगा, सपोर्ट करेंगे। तो ये भी जयचंद भी क्या किया, जयचंद भी पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट किया। और ये जो जयचंद था ये कहाँ का राजा था, तो ये जो था ये खानवा का राजा था। किसका था भाई, खानवा का राजा था। बात करिए जयचंद कहाँ के राजा थे, जयचंद जो है खानवा का राजा था। तो उसी समय क्या होता है, उसी साल में क्या होता है, 1191 में जयचंद अपनी बेटी, उसका बेटी का नाम क्या था, उसका बेटी का नाम था संयोगिता, ठीक है, क्या नाम था, संयोगिता नाम था उसका। किसका, जयचंद का बेटी का नाम क्या था, जयचंद के बेटी का नाम था संयोगिता नाम था, ठीक है। तो उसका जो है स्वयंवर रख दिया था। कौन, जयचंद जो है स्वयंवर तो समझते होंगे कि जो लड़की होती है वो क्या करेगा, वो जो है उसके सामने बहुत सारे राजा वजा रहेंगे, उसको वो चॉइस करेगी, ठीक है, कि यानी कि कौन सा मेरा जो है पति होना होगा। आप लोग जानते होंगे स्वयंवर तो बहुत चलता है, जैसे रामायण काल में भी हो गया था, स्वयंवर का बात किया गया था, ओके। तो क्या होता है कि जयचंद के बेटी के लिए जो संयोगिता था उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जो है ना स्वयंवर रखा गया था। तो उसी स्वयंवर में क्या होता है कि जयचंद जो है अपना दोस्त को नहीं बुलाया रहता है,
ठीक है। जयचंद अपने दोस्त को नहीं बुलाया रहता, क्यों? क्योंकि इसको पता चल जाया रहता है कि उसके दोस्त और इसके बेटी के बीच चक्कर चल रहा है। इसको पता चलता है जयचंद के बीच। अब लोग सोचिए उस पर किस प्रकार से होता था, यानी कि दोस्त का बेटी से क्या करता है, टाँका भिड़ा हुआ रहता है, ठीक है। यानी कि पृथ्वीराज चौहान जो है किससे प्यार कर रहा होता है, जयचंद की बेटी संयोगिता से क्या करता है, प्यार कर रहा होता है। इसकी सूचना किसको मिल जाता है, जयचंद को मिल जाता है। बात क्लियर? तो क्या होता है, जयचंद जो है उसका बेटी के लिए स्वयंवर रख देता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन उस वक्त जो है पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, ये जो है बिना अनुमति का जयचंद के दरबार में आ जाता है और इसका जो बेटी था उससे शादी कर लेता है। ओके, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। तो उसका जो बेटी था वो क्या करता है, वो जो है चुन लेता है किसको, पृथ्वीराज चौहान को। तो ना चाहते हुए भी जयचंद क्या करना पड़ता है, उससे शादी कराना पड़ता है। किससे, पृथ्वीराज चौहान से उसका बेटी को शादी कराना पड़ता है। ओके, तो ये जो चीज़ होता है इससे जो है ये बहुत टूट जाता है। कौन, जयचंद बहुत टूट जाता है। इसको बहुत गिल्टी फीलिंग होता है, ठीक है। इसको शर्मिंदगी लग जाता है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं अरे क्या कैसा तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारा बेटी को फंसा लिया, ओके, शादी कर लिया, तो क्या है बुढ़ोक से तुम शादी करवा दिया। ओके, तो ये सब चीज़ बात हो रहा था। तो ये सब बात सोच कर इसके दिमाग क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो जयचंद बोला कि तुम मेरा क्या किया, तुम हमको अपमान किया है। किसको, पृथ्वीराज चौहान को मन ही मन ये गाली दे रहा था जयचंद कि तू हमको क्या किया था, बदनाम किया, हम भी तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या करता है, जयचंद को याद आ जाता है कौन, मोहम्मद गौरी याद आ जाता है। अरे मोहम्मद गौरी आया था, किससे लड़ाई करने, पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करने। चलो हम जयचंद को क्या करते हैं, जयचंद जो है मोहम्मद गौरी को फिर बुलाता है, ठीक है, अपना दूध भेजता है। कौन, जयचंद जो है दूध भेजता है किसको, मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी तो भाग गया रहता है, तो बोलता है कि हम यानी कि खानवा के राजा जयचंद आपको क्या किया, आपको जो है आपसे संधि करना चाहता है, आपसे दोस्ती करना चाहता है। फिर डर जाता है मोहम्मद गौरी, ये तो मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था, अब हम मेरा दोस्त क्यों हो जाएगा। बोला हो जाएगा भाई, तू खाना खाओ गिनो मत, ठीक है। तो बोला ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा। तो जयचंद से ये दोनों क्या करते, जयचंद और मोहम्मद गौरी एक दूसरे से मिलते हैं। उस वक्त जो है जयचंद क्या करता है, जयचंद जो है पूरा का पूरा खुफिया चीज़, यानी कि दोस्त है भाई, जो दोनों एक दूसरे की कमजोरी को जानते थे। तो जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान के सभी कमजोरी को किसको बता दिया, मोहम्मद गौरी को बता दिया। ओके, और उसके सैनिक के बारे में बता दिया कि उसके सैनिक कैसे हैं, किस चीज़ में वो कमज़ोर हैं, ठीक है। यानी कि सभी के सभी उसका युद्ध नीति, किसका, पृथ्वीराज चौहान का युद्ध नीति क्या करता है, वो जो है मोहम्मद गौरी को बोल देता है, ठीक है। अब मोहम्मद गौरी पूरा एकदम आ जाता है, यार अब हमसे कौन लड़ेगा, अब तो हम पूरा एकदम जीत जाएंगे। क्यों, क्योंकि जयचंद हमको सब चीज़ बता दिया, सब गुप्त चीज़ बता दिया, किसका, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अब हम पृथ्वीराज चौहान की खैर नहीं। तो देखिए कैसा ससुर है, दोस्त भी बोलिए ससुर भी बोलिए, दोनों एक ही टाइप का है। ओके, तो क्या होता है, उकसा कौन दिया, उकसा दिया है जयचंद, उकसा दिया किसको, उकसा दिया मोहम्मद गौरी को उकसा दिया। फिर क्या करता है मोहम्मद गौरी जो है, फिर 1192 AD में क्या करता है, तराइन का दूसरा युद्ध कर देता है। तराइन का दूसरा युद्ध कर लेता है, किसके किसके बीच, वही दोनों के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हो जाता है। बात क्लियर। अब क्या बोलता है, अब जैसे लड़ाई हो जाता है तो इसमें कौन जीत जाता है, इसमें जीत जाता है मोहम्मद गौरी, जीत जाता है। जितना एकदम जरूरी है भाई, क्योंकि सब चीज़ तो उसका कमजोरी बता दिया है, पृथ्वीराज चौहान के सभी कमजोरी बता दिया था मोहम्मद गौरी को। तो कौन हार जाता है इसमें, जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। और पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को जो है उसी युद्ध क्षेत्र में उसको मार देता है, ठीक है, युद्ध क्षेत्र में मार देता है। आप लोग देखते होंगे, कभी कभी हम एक बार देखे थे सीरियल में, ठीक है, टीवी सीरियल में देखे थे, या फिर आप लोग हिंदी जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तो पृथ्वीराज रासो नाम का एक चैप्टर होगा, जो भी हिंदी ऑनर्स कर रहे होंगे, ओके, जो भी हिंदी ऑनर्स कर रहे होंगे, आप लोग देखिएगा कि एक पृथ्वीराज रासो नाम से एक क्या है, एक चैप्टर है, उसमें लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान जो है अफगानिस्तान जा करके किसको मारता है, मोहम्मद गौरी को मारता है। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो ऐसे बता दिया जाता है, मतलब इसके तारीफ में बता दिया गया, लेकिन वो चीज़ गलत है। हिस्ट्री ऐसे नहीं दिया जाता है, हम लोग को वही पढ़ना पड़ता है जो हिस्ट्री किताब में लिखा रहता है, ना कि हम लोग को हिंदी पढ़ना है, क्योंकि इतिहास पढ़ना है तो इतिहास किताब से देखिए। ओके, तो क्या करता है मोहम्मद गौरी जो है युद्ध के मैदान में ही, तराइन के युद्ध में ही, दूसरा युद्ध में ही किसको मारता है, पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुआ। 1191 में क्या होता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। 1192 में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। तो यानी कि जयचंद किससे बदला ले लिया, जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान से बदला ले लिया। लेकिन इस घोंचू को ये पता नहीं चला कि हम जिसको मरवा रहे हैं वो मेरा बेटी का पति है। अगर मेरा बेटी का पति को मरवा देंगे तो वो मेरा बेटी तो क्या हो जाएगा, विधवा हो जाएगी।
इस घोंचू को इतना भी बात पता नहीं था, ये बस चाहता था कि हम किसी तरह से भी क्या करेंगे, बदला लेंगे। इसलिए कभी कभी क्या होता ना कि बदले की भावना बहुत हानिकारक हो जाती है। अगर मान लीजिए अगर आपके साथ कोई भी दुश्मन है, ठीक है, कोई भी दुश्मन है, तो उसका हम ऐसे, ये देखिए वो बात है कि दुश्मन को मिटा देना चाहिए, लेकिन हर वक्त जो है हम लोग को सोच समझ के करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो आया उसको मार देंगे, मिट जाएंगे, ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक है। हमें फ्यूचर को देख करके चलना चाहिए। अगर जयचंद अगर सोचता कि ठीक है भाई दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, चलो ठीक है दोनों खुश रहेंगे, और राजस्थान का राजा है भाई, बहुत ज़बरदस्त राजा था, शादी देने में भी क्या था, उसका बेटी ने खुशी से रहती, सहयोगिता तो खुशी से रहती, लेकिन इसको जो मरवा दिया तो सहयोगिता क्या हो गई, विधवा नहीं हो गई। तो ये घोंचू को नहीं दिखा, जयचंद को नहीं दिखा होगा, ये मर रहा था बदले की आग से, तो जब बदले की आग से मरेगा तो ऐसे ही होगा, इसका जैसे हुआ हालत होगा। फिर ये घोंचू को क्या होता है, ये घोंचू को समझ में आता है कि अरे हम तो बहुत बड़ा गलती कर दिए। फिर क्या करता है, फिर ये बोलता है किससे, मोहम्मद गौरी से। क्यों, क्योंकि देखिए राजस्थान का पार्ट तो वो जीत लिया था, राजस्थान का राजा था ना पृथ्वीराज चौहान, तो राजस्थान का जो राजा था उसका राज्य को कौन हड़प लेता है, ये हड़प लेता है मोहम्मद गौरी, हड़प लेता है यानी कि ले लेता है, जीत जाता है। अब जयचंद बोलता है किससे, मोहम्मद गौरी से, कि ठीक है भाई तुम तो जीत लिया, लेकिन अब तुम चले जाओ, तुम जहाँ से आए थे चले जाओ, और जो तुम जीत लिया था पृथ्वीराज चौहान से वो हमको दे दो। क्यों, क्योंकि हम तुमको बताए थे कि भाई किस प्रकार से जीतना है तुमको पृथ्वीराज चौहान से, इसलिए राजा जो उस राज्य का अधिकार मेरे में होना चाहिए। तो मोहम्मद गौरी बोलता है कि पागल है क्या, हमको घोंचू समझ कर रखा है, हम जीते हैं भाई, हम अपना जीवन दांव में लगा के लड़े थे इससे, तुम बोलने से क्या हो गया, तुम अगर बोल देगा तो ऐसे थोड़ा ना बात है कि हम जीत ही जाएंगे, हम इसमें मेहनत किए, मेरा सैनिक मेहनत किया, मेरे बहुत सारे सैनिक मरे हैं, तुमको हम क्यों देंगे, राजस्थान का जगह क्यों देंगे। पृथ्वीराज चौहान का राज्य था वो, पृथ्वीराज चौहान का कौन जीत लिया था, मोहम्मद गौरी जीत लिया था, लेकिन जयचंद चाहता था कि राजस्थान का इलाका कौन किसका मिल जाए, जयचंद का हो जाए। लेकिन मोहम्मद गौरी क्या बोलता है, मोहम्मद गौरी बोलता है कि हम क्यों देंगे तुमको, जयचंद को हम तुमको क्यों देने जाएँ, ये हम जीते हैं। बात क्लियर, क्या यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब देखिए क्या होता है, ठीक है, अब क्या होता है कि इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में अब दुश्मनी हो जाता है, किसके किसके बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच क्या हो जाता है, दुश्मनी हो जाता है। ओके, अब क्या होता है, ये क्या चाहता है, जयचंद चाहता है कि राजस्थान का इलाका इसका हो जाए, और मोहम्मद गौरी चाहता है कि नहीं ये इसको हम जीते हैं तो ये मेरा ही अंडर में रहेगा। ओके, तो इस बात पर क्या हो जाता है, इस बात पर दोनों में दुश्मनी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि 1194 में क्या होता है, चंद्रवार की युद्ध, चंद्रवार का युद्ध होता है, ठीक है, चंद्रवार का युद्ध होता है। इसको मिटा दें हम, देखिए यहाँ तक लिख लिया ना, क्या इसको मिटाएं, अरे ठीक है एक ही बार मिटा देंगे, इसको देख लीजिए तभी जाकर आप लोग दिखिएगा। 1194 एडी में, ठीक है, ईस्वी में क्या लड़ाई होता है, चंद्रवार का युद्ध होता है। चंद्रवार का युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो ये होता है मोहम्मद गौरी और किसके बीच होता है, और जो है ये घोंचू जयचंद के बीच होता है, जयचंद के बीच होता है। आप लोग सुने होंगे कि जयचंद बन गया, जयचंद क्यों बोलता है, क्योंकि ये जो है नमकराम था, इसलिए इसको वैसे बोला जाता है, ठीक है। तो 1194 में कब युद्ध होता है, चंद्रवार का युद्ध होता है, किसके किसके बीच, मोहम्मद गौरी के बीच और जयचंद के बीच। इसमें कौन जीत जाता है, इसमें जो है मोहम्मद गौरी जीत जाता है, और जयचंद को क्या करता है, जयचंद को कुत्ता की तरफ मारता है, यानी कि इसको मार देता है, जयचंद को मार देता है। अब ध्यान से सुनिए, इस युद्ध में यानी कि इन दोनों के दुश्मनी के कारण, दोनों तो अपने थे ना, जब भी देखिए जब भी अपनों में लड़ाई होता है तो फायदा कौन लेता है, फायदा जो होता है वो बाहर वाला लेता है, बाहर ही ले लेता है। तो जब भी अपनों के बीच जब लड़ाई होती है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को जो है मिलजुल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए, बात क्लियर। लेकिन इन दोनों के बीच लड़ाई मतलब क्या होता है, दुश्मनी हो जाता है, दुश्मनी के बाद क्या होता है, ये जो है ये तीसरा को ले आता है, तीसरा क्या करता है, ये जो तीसरा जो है इसको भी मारता है और लास्ट में इसको भी मारता है, यानी कि दोनों को मार देता है। दोनों को मारने के बाद क्या करता है, इसका जो राज्य था क्या, राजस्थान, और इसका जो राज्य था कौन, खानवा, ठीक है। क्या होता है, इन दोनों को क्या करता है, खानवा था, ये एक मिनट, चलिए ठीक है, इसको क्या करता है, इसको जो है जीत लेता है, क्या इन दोनों को क्या करता है, इन दोनों को जो है जीत लेता है, ठीक है, इन दोनों को जीत लेता है। कौन जीत लेता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक जो है हम लोग को मोहम्मद गौरी के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं।
ओके, क्या क्या हम लोग पढ़े? तो देखिए सबसे पहले जो है ये कहाँ पर लड़ाई किया था? 1178 में। कहाँ पर लड़ाई किया? ये जो है गुजरात पर किया। ठीक है, गुजरात में कौन आ जाता है? भीम द्वितीय था, उसको हरा जाता है। हराने बाद क्या होता है? 1191 में कौन आता है? वो जो है मोहम्मद गौरी और किसके बीच लड़ाई होता है? पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या होता है? लड़ाई हो जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच लड़ाई होता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या होता है? लड़ाई होता है। तो पहला युद्ध कौन जीत जाता है? पहला युद्ध कौन जीतता है? पहला युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान जीतता है। लेकिन क्या होता है उसी समय जो है जयचंद, जो कि किसका राजा होता है? खनवा का नहीं रहता है, ये मालवा का रहता है। देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये मालवा का रहता है। ठीक है, ये मालवा का राजा रहता है। ओके, तो जो मालवा के जो राजा होते हैं जयचंद, जयचंद क्या करता है? जयचंद के साथ इसके क्या हो जाता है? दुश्मनी हो जाता है। क्या होता है? दुश्मनी हो जाता है। दुश्मनी के बाद क्या करता है? ये जो है पूरा रहस्य, पृथ्वीराज चौहान का पूरा रहस्य किसको बोल देता है? मोहम्मद गौरी को बोल देता है। मोहम्मद गौरी पूरा खुश हो जाता है। अब क्या करता है? दूसरा लड़ाई कर लेता है। तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तो तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है? तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 में होता है। इसमें कौन जीत जाता है? इसमें जीतता है मोहम्मद गौरी जीत जाता है। बात के लिए यहाँ कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी जीतता है। जीतने के बाद क्या करता है? जीतने के बाद जो है इसका प्रदेश यानी कि पृथ्वीराज चौहान का जो प्रदेश था उसको कौन करता है? उसको जो है ये हड़प लेता है, मोहम्मद गौरी हड़प लेता है। बात सही है, जो जीतेगा उसी का साम्राज्य हो जाएगा ना, तो ये हो गया। लेकिन जयचंद क्या चाहता था? जयचंद चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान का जो जमीन है, जो राज्य है, वो किसको मिलना चाहिए? वो इसको मिलना चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच क्या होता है? झगड़ा चल जाता है। झगड़ा होने के कारण क्या करता है? 1194 में चंद्रवार का युद्ध होता है। ठीक है, तो इसमें कौन जीत जाता है? इसमें जो है मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और कौन मर जाता है? जयचंद जो है इस युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, तो मारा जाता है। तो जैसे ये मर गया, तो मरने के बाद क्या होता है? मर जाने के बाद ये जो मोहम्मद गौरी था क्या करता है? राजस्थान का इलाका और मालवा का इलाका बहुत बड़ा इलाका था, इस पर क्या होता है? इस पर जो है उसको हथिया लेता है, यानी कि उसका क्षेत्र हो जाता है। बात क्लियर? यहाँ तक क्या हो गया? यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, यहाँ तक बात क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब देखिए, इसको हम अभी मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी ना? मोहम्मद गौरी का बात खत्म हो गया, यानी कि मोहम्मद गौरी जो है इतना तक ही लड़ाई किया था। ये दो उसका मेन लड़ाई था। कौन कौन सा? तराइन का युद्ध और चंद्रवार का युद्ध जो है ये उसका मेन लड़ाई था। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब देखिए, अब बात देखिए कहाँ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी क्या था? राजा था भाई। ओके, तो मोहम्मद गौरी का उस वक्त 3 गुलाम हुआ करता था। कितना गुलाम था? 3 गुलाम था। ठीक है, 3 गुलाम। कौन कौन सा था? कुवाजा, ठीक है, यालदोज और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये उनका क्या था? ये उनका जो है गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम हुआ करते थे। कौन कौन सा भाई? कुवाजा, यालदोज और कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि सेनापति टाइप का थे। ओके, इनके इशारे पर ये तीनों क्या करते थे? ये तीनों जो है काम करते थे। ठीक है, यानी कि अगर मोहम्मद गौरी बोलेगा कि जाओ वहाँ पर जाकर लड़ के आओ, तो क्या करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजता था लड़ाई करने के लिए, कभी यालदोज को भेजता था, कभी कुवाजा को भेजता था। ठीक है, तो ये बात था। तो क्या होता है कि मोहम्मद गौरी का भी एक बेटी था। कौन था? मोहम्मद गौरी का भी एक बेटी था। ठीक है, ये जो बेटी था इसका चक्कर किसके साथ चल जाता है? इसका चक्कर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ चल जाता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे से देवर इन लव विथ ईच अदर्स। ठीक है, इससे समझ लीजिए, देवर इन लव विथ ईच अदर्स। ठीक है, ये दोनों के बीच क्या होता है? इन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत हो जाता है। किसके बीच? मोहम्मद गौरी के जो बेटी था और जो इसके जो गुलाम था। किसका गुलाम? मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था उसका नाम क्या था? उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन दोनों के बीच क्या होता है? प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद क्या होता है? मोहम्मद गौरी को इसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, अब क्या करेगा? अब जो है ये चाहता किसका था? ये चाहता था कुतुबुद्दीन ऐबक को मार देना चाहता था। ठीक है, क्या करना चाहता था? मार देना चाहता था। तो इसका जो बेटी थी, ठीक है, इसका बेटी क्या थी? ये बेटी थी। तो इसका बेटी बोलती थी कि क्या आप वही गलती करना चाहते हैं जो जयचंद ने किया था? बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? क्या हुआ था
पृथ्वीराज चौहान भी क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान भी जो है जयचंद की बेटी से क्या किया था, शादी कर लिया था, लेकिन दोनों के बीच दुश्मनी हो गया। तो वही बोला था, इसका बेटी बोला था कि आपका और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच इतना अच्छा रिलेशन है, तो क्या आप अपना ये दोनों के बीच, आप लोग दोनों के बीच लड़ाई होगा, तो लड़ाई होने के बाद क्या होगा, कोई तीसरा आप लोग के जगह में ले लेगा। क्या आप यही चाहते हैं? क्या आप हिस्ट्री पढ़े नहीं हैं? ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि कभी क्या करेंगे, कभी जो अपने के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए। बात क्लियर? एक मिनट। क्या यहाँ से बात क्लियर हुआ? अब देखिए, मोहम्मद गौरी की बेटी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच क्या होता है, प्यार हो जाता है। लेकिन क्या करना चाहता है मोहम्मद गौरी जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक की हत्या कर देना चाहता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन इसकी बेटी क्या करता है, इन दोनों के बीच लड़ाई होने से रोक देता है। ओके, और क्या करता है, अपना पिताजी को मना लेता है। क्या मनाता है कि ये इसके साथ शादी करना चाहती है। ये क्या बोलती है, अपना बेटी जो है मोहम्मद गौरी को बोलती है। ठीक है, और मोहम्मद गौरी लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जो है ये मान लेता है। क्या कहता है, मान लेता है, ठीक है भाई तुम लोग ही खुश रहो, हम वो गलती नहीं करना चाहते हैं जो जयचंद ने किया था। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि क्या हुआ था। ओके, तो क्या करता है मोहम्मद गौरी जो है, उसका बेटी का शादी किससे करा देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से करा देता है। और मोहम्मद गौरी जो है, जो जो प्रांत को जीत लिया होता है, किसको जीतता है, मालवा को जीत लिया रहता है। ठीक है, और किसको जीतता है, राजस्थान को जीतता है, और पाकिस्तान के कुछ भागों को जीतता है। तो उन सभी भाग को, उन सभी चीज़ों को, उन सभी राज्यों को किसको दान दे देता है, वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करता है, दान दे देता है। और ये जो है अपना राज्य चले जाता है। अपना राज्य क्या था उसका, अपना राज्य गौर प्रदेश से ही आया था, अफगानिस्तान का, तो वहाँ पर वो चले जाता है। और किसको सौंप देता है, ये जो है अपना सभी राज्य जो भी इंडिया में जीता था, किसको दे देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। ओके, तो और अभी से, यानी कि इसी शुरुआत से अभी क्या होता है, देखिए ये तीनों क्या थे, ये तीनों जो है गुलाम वंश थे। ठीक है, गुलाम थे तीनों, किसका गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो अब किसके राज्य हो जाता है, अब किसके हाथ में राज्य हो जाता है, अब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में राज्य आ जाता है। और जब इसके हाथ में राज्य आता है तो उस समय से उस राज का नाम क्या हो जाता है, उस राज का नाम हो जाता है गुलाम वंश। क्या हो जाता है, गुलाम वंश। यानी कि अब से हम क्या पढ़ेंगे, अब से हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का बात पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत शुरू हो गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग शुरू करेंगे। ओके, तो बात क्लियर हो गया, मोहम्मद गौरी तक बात क्लियर हो गया। अब किसका शुरुआत होगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में कितने राजाओं ने, यानी कितने वंश ने इसमें राज किया, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ट्रिक्स भी बताएंगे कि कौन सा राज्य के बाद कौन आएगा, कौन सा राजा पहले आया था, कौन से राज्य, कौन से जो वंश था वो ज़्यादा साल तक उसमें क्या किया था, राज्य किया था। वो सभी हम पूरा ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग को बताएंगे, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। और दिल्ली सल्तनत के कौन सा चैप्टर को पढ़ेंगे, हम लोग जो है गुलाम वंश को पढ़ेंगे। गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो राजा था, ठीक है, कौन राजा था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो किसका गुलाम था, तो ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, इसलिए इस वंश को क्या कहते हैं, ये जो है गुलाम वंश कहते हैं। और भी आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग कि गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप सभी को बात क्लियर हो चुका है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सभी के लिए इतना ही आज के लिए, सभी का धन्यवाद, जय हिंद।